नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। अब आपने इस वीडियो को खोल ही लिया है तो प्लीज़ करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 से 15 मिनट इस वीडियो को अपना लगाइए। आप एक बार सुन के देखिए, मात्र से 12 मिनट आपके लगेंगे, बट आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं उस बात, बट आप एक बार वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पुट करने की कोशिश करी मेरी तरफ से। यहाँ पे हमारा मेन मकसद चंद्रयान 3 के रोवर को या लैंडर को या ऑर्बिटर को डिस्कस करना नहीं होगा, बट इसके अराउंड जो हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्यों ज़रूरी है चंद्रयान 3 जैसे मिशन, क्यों ज़रूरी है स्पेस एक्सप्लोरेशन, उस पर डिस्कस करना होगा। तो प्लीज़ करके इस वीडियो को देखिए एक बार। 12 मिनट से 13 मिनट आपके लगेंगे, कुछ नहीं जाता इतना टाइम देने में। और उसके बाद आप समझिए कि अगर आपको लगता है मेरी बात ठीक है तो उस बात को आप बता सकते हैं कि हाँ, आपका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है उसके बाद। बट प्लीज़ करके इस वीडियो को एक बार देखना जरूर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा रोवर है प्रज्ञान, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं। तो एक तो है उसके अंदर अल्फा पार्टिकल एक्स स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा है उसके अंदर लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। एक इसको लगाया है, एक इसको लगाया है। अब इससे नाम से क्लियर है, अल्फा पार्टिकल्स। आपको पता होगा पार्टिकल्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं तीनों। इसमें जो गामा होती है वो काफ़ी हाईली पावर्ड एनर्जी वाली रेडियो एक्टिव वेव होती है, एंड जो अल्फा वेव होती है वो लीस्ट पावरफुल यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव होती है, ठीक। तो बट लीस्ट होती है, सो क्या होता है, इसका वेव लेंथ थोड़ा लंबा होता है एंड इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करती है और ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करती है। ये ऐसे होती है, ठीक। सो ये क्या करेगा, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये कंपोजिशन क्या है, जो मून के सरफेस में जो रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, जो उसकी मिनरोलॉजी है, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करेगा। कैसे करेगा, अब मान के चलो ये अपना रोवर है, ठीक है। यहाँ से ये छोड़ेगा अपनी रेस। अब ये सरफेस है, यहाँ पे ये रॉक है, यहाँ पे जाएंगी, यहाँ से जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, ठीक। तो यहाँ से ये जा रहे हैं और यहाँ से आ रही है। फिर ये जो हमारा रोवर है जो यहाँ पे चल रहा है मून के सरफेस पे, ये इन्हीं रेस को कैप्चर करके स्टडी करेगा। और फिर जो हमारा यहाँ पे लैंडर है, ठीक, ये भेजेगा सिग्नल वहाँ पर, ठीक। और ये सिग्नल जो है ये भेजेगा हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे जो हमारा स्टेशन है इसरो का, यहाँ पे इसरो का रिसर्च स्टेशन है इन दी बैंगलोर, वहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम दी लैंडर हमारे पास आएगी और फिर इसको हम फर्दर रिसर्च कर पाएंगे, इस पर स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से प्रोसीजर है, जिसमें रोवर का काम पहला है, दूसरा काम है आपका लैंडर का, और तीसरा काम होगा हमारा जो अर्थ स्टेशन है। किसी भी कम्युनिकेशन में यही ट्रेजेक्ट्री फॉलो की जाती है। अर्थ बेस्ड स्टेशन होते हैं और जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं तो वो सिग्नल भेजती हैं ऐसे करके, ठीक। तो वो भी ऐसे कम्युनिकेशन होता है, बट इसमें मान के चलिए काइंड ऑफ सैटेलाइट ही है। और सैटेलाइट ऐसी है जो हमारे मून के सरफेस एरिया पे चल रही है, तो ऐसी सैटेलाइट है, तो ये सिग्नल भेजेगी, डायरेक्टली इसलिए नहीं भेजेगी क्योंकि लैंडर के अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस लगाई गई है फॉर द कम्युनिकेशन, तो इसलिए ये इसको भेजेगा और ये इधर भेजेगा, बस, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टमेटिक वे है जैसे कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, और ऊपर जो ये सब कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाएगा। तो ठीक है, तो पहली चीज़ तो अपना अल्फा पार्टिकल्स का हो गया, जैसे रेडियो वेव्स निकाली जाएंगी और कंपोजिशन पढ़ी जाएगी। दूसरा जो पार्ट है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, तो फंक्शन तो इसका भी सिमिलर ही है। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ दी लूनर, मतलब मून की जो सॉइल है रॉक से, उनके जो एलिमेंटल कंपोजिशन, मतलब कौन से मिनरल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे जैसे कि कहा आपने सुना होगा, काफ़ी सारे यूनिक और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो अर्थ पे इनकी स्कर्सिटी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे ऐसी हमें गैस मिल जाए, मीथेन मिल जाए, हो सकता है फ्यूल मिल जाए, फ्यूचर कोई फ्यूल मिल जाए, मिनरल्स मिल जाएंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं तो हो सकता है रेयर अर्थ मिनरल्स का कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए मून पे। तो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल, इकोनॉमिकली और ह्यूमन काइंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीज़, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जितनी जल्दी जो कंट्री एक्सप्लोर करेगी, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है। तो जो पहले चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेता है तो उसको फ़ायदा मिलता ही है। जैसे कि कोल का जब आया था, कोल को यूके ने मतलब 1750s में एक्सप्लोर कर लिया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। 100 साल के बाद दूसरी कंट्रीज में बात पहुंच रही है, यूएसए में भी 50 साल के बाद बात पहुंच रही है। उन्होंने फिर कोल को यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर इनोवेशन हुई, तो उसकी वजह से यूके एंड वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो बहुत हाई लेवल का और बहुत ही जल्दी आया। तो इन लोगों ने फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लिया था। तो मान के चलो कि अब अगर मून पे हम कोई इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी है या मिनरल को फाउंड करते हैं तो वो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसी सेंस में जैसे कोल हो गया, स्टील हो गया, अदर मिनरल से इन्होंने यूके, यूरोप, अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, मतलब यूएसए जो है मेनली, उनको एक बूस्ट दिया था, ठीक है ना। तो वही पुश हमें मिल सकता है इस चीज़ से। और स्पेस देखो यार, एक्सप्लोरेशन ऐसी चीज़ है जो कि एक रेवोल्यूशन ही मान के चलो। कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, जिसमें एआई होगा, बिग डेटा होगा, ऑटोमेशन होगा, बट मुझे लगता है कि जो फिफ्थ रेवोल्यूशन आएगा ना इंडस्ट्री बेस्ड, वो हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन के थ्रू आएगा। इसीलिए ही अमेरिकन में देखो, अमेजॉन इतनी सक्सेसफुल कंपनी थी, जेफ बेजोस तब भी क्या हुआ, उन्होंने डाइवर्ट करा अपने सोर्सेज को टुवर्ड दी स्पेस एक्सप्लोरेशन। इलॉन मस्क के पास तो पैसे कमाने के और भी 100 तरीके हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा पैसा रिसर्च में डालते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेस को लेके, तो पूरी उनकी जो स्पेस एक्स है उसी को लेके वो काम करते रहते हैं। तो इसलिए वो भी जानते हैं कि ये बिग डेटा और ऑटोमेशन तो है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे, बट उससे भी बढ़कर है कुछ, तो वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है।
तो इसलिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन, और जिसमें हमने दिखाया है सबको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो ठीक है, बट लेज़र बस डिफरेंस ये ध्यान रखना आपको, इसमें जैसे रेडियो एक्टिव वेव्स नहीं, अल्फा वेव्स, इसमें लेज़र निकलेगी। तो वो सेम ही चीज़ होगी, पहले आपका रोवर में लेज़र निकलेगा, लेज़र इफेक्ट बैक होगा, उसके बेसिस स्टडी की जाएगा, ये भेजेगा आपका लैंडर के पास, एंड लैंडर भेजेगा आपका ग्राउंड स्टेशन के पास, जो कि अपना इंडिया के अंदर इसरो का है। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम फॉलो होगा। बाकी ये फ़ोटो है प्रज्ञान रोवर की। अच्छा, कई बात ये सवाल आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की, कि हम क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्यों इतना 600-700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चंद्रयान 3 मिशन के अंदर, जिसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती तो कह सकते हैं कि वो मिशन फेल्ड होता, हमारा सक्सेसफुल नहीं होता, और जो पैसा लगाया था वो भी वेस्ट ही चला जाता। ठीक है, तो देखो यार, इंपॉर्टेंस लिए कि एक बात तो हमने डिस्कस कर ली है, जिस तरीके से हिस्ट्री हमें हर चीज़ का आंसर देती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हमारे पास, उससे पहले भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था 16th सेंचुरी के अंदर। तो उस समय जिसने पहले टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर लिया ना, उनको भी ऐसे कहा जाता था कि क्या ज़रूरत है, क्यों पैसा लगा रहे हो हार्वेस्टिंग के अंदर, मशीनरीज के अंदर। बट यूके जैसी कंट्रीज में पैसा लगाया, उसका रिजल्ट उनको मिला, कॉलोनियल पावर बन के उभरे वो, पूरे वर्ल्ड पर उन्होंने लिटरली 300 साल के लिए राज करा, क्योंकि इकोनॉमिक सोर्स थे उनके पास, मैन पावर इतनी नहीं थी। वो 1 करोड़ में थे, हम 30 करोड़ थे इंडिया के अंदर, तभी वो हमारे ऊपर रूल कर गए। क्यों? इकोनॉमी, फाइनेंसिस, टेक्नोलॉजी उनके पास एडवांस थी। यूएसए इतने टाइम से डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को। क्यों? क्योंकि आज भी जो कह सकते हो आपकी जो 10 बिग कंपनीज होंगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर इवॉल्व कर रही हैं, या फिर जो टॉप 10 में हैं, उसमें से 80% कंपनीज तो यूएसए बेस्ड होंगी। आपको पता है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ तक कि टेस्ला वगैरह है, अमेज़ॉन है, ये सारी कंपनीज को आप देख लो यूएसए बेस्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी एकदम से फ्रूट्स मिलने लग गए उनको, अपने इन सब चीज़ों के फ़ायदे मिलने लग गए। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगती है, टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, और जरूरी नहीं उसका आपको फ़ायदा मिल भी जाए। जैसे कि अपनी प्रिपरेशन होती है यूपीएससी की या पीसीएस की, किसी एग्ज़ाम की, तो हर कोई इसमें मेहनत लगाता है, टाइम देता है, मनी देता है, अपना लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्रीफाइस करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको उसका रिटर्न मिल जाएगा, बट जो तरीके से करेगा, सही से करेगा, बट बनने के लिए करना तो पड़ेगा ना। ऐसे ही अगर हमें सही में फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज चाहिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर, तो भले ही वो हमारा पैसा हो सकता है कई जगह पे टाइम, रिसर्च, मनी वेस्ट भी हो जाएगा, बट अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आप कभी उसमें एडवांटेज गेन कर ही नहीं सकते। कई सारी कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया में देख लो आप, पाकिस्तान है, मिडिल ईस्ट में आप देख लो, सीरिया, इराक वगैरह जैसी कंट्रीज़ हैं। वो कंट्रीज़ तो इस चीज़ में कर ही नहीं सकती ना, इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती। वो लोग इस जगह अपने रिसोर्स को डाइवर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास और भी अर्जेंसी की चीज़ें हैं, मानते हैं। बट वो लोग तो अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आज से 50 साल बाद जब स्पेस के ऊपर रेस चल रही होगी बढ़िया वाली, मिनरल्स वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए जा रहे होंगे, वहाँ पे पता लगा कि कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल का सोर्स है, तो वो कंट्रीज तो अपने को इमेजिन नहीं कर सकते कि वो स्पेस में होंगे भी। एटलीस्ट इंडिया आज के टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया भाई 100% कर ही रहा होगा वहाँ पे, सब कुछ नंबर 1 होगा स्पेस पे, बट एटलीस्ट इंडिया आज इस बात को इमेजिन तो कर सकता है कि भाई 50% चांस तो है कि इंडिया वहाँ पे वन ऑफ दी बिगेस्ट जो कंट्रीज़ होंगी उनमें होगा, उस रेस में होगा, उस कॉम्पिटिशन में इंडिया बना होगा, लीडिंग कंट्रीज़ में होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंस होती है इन सारे मिशंस की। आप अपने सोर्सेज को लगाते हो विजनरी चीज़ों को लेकर कि विज़न क्या है आपका। शॉर्ट विजन तो कुछ भी आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछता, ठीक है, बट रिटर्न भी फिर कुछ नहीं पूछने वाला मिलता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, रोवर का जो मेन फंक्शंस है आप सबको पता होगा, उसमें हमने देख भी लिया जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। एज सच बहुत डीप क्वेश्चन तो उसमें नहीं बनता हम एग्जामिनेशन के लिए, बट हमें कॉन्टेक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं और कैसे इसी को हम लिंक कर सकते हैं आज के जियोपॉलिटिक्स के साथ। अब फ्यूल को लेकर डिपेंडेंसी है हमारी, हम मिडिल ईस्ट के ऊपर फ्यूल को लेकर इतने डिपेंडेंट हैं कि हम ओपनली अपनी फॉरेन पॉलिसी को नहीं ड्राइव कर सकते कुछ हद तक, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है क्योंकि डिपेंडेंसी होती है, तो ऑब्वियसली बात है आपको इंपोर्ट करना है, फ्यूल बेस्ड आपकी इकोनॉमी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा फ्यूल बेस्ड है। तो ऐसे में आप कंप्लीटली अगेंस्ट दी कंट्रीज नहीं जा सकते जो आपको सप्लाई कर रहे हैं आपके रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल्स को। बट मान के चलो यहाँ पे हमें मिल जाता है मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स, तो आज से 20 साल 30 साल बाद या 50 साल बाद जाके इन केस ईवी को लेके भी क्या चाहिए, लिथियम चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैटरी व्हीकल्स को लेके बैटरीज बनती है, लिथियम की बनती हैं, तो वो भी तो इंडिया के पास लिथियम बहुत सारा नहीं है। अभी मिला है, मानते हैं जम्मू कश्मीर मिला है, राजस्थान में मिला है, बट उसको रिफाइन करना, उसको एक्सप्लोर करना, और हो सकता है उसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा ना हो जो यूजेबल हो। सो इसलिए इस तरीके से जो मिनरल्स हैं अगर हमें मिल जाते हैं मून पे, तो हमारी फ्यूचर में डिपेंडेंसी अगर कंप्लीटली इनके ऊपर नलीफाई हो गई जो कंट्रीज़ हैं, फिर वाली नेचुरल गैस को लेके हो। अब रशिया को लेकर हम डिपेंडेंट हैं किस चीज़ के एक्सपोर्ट को लेकर, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइज़र है, पेट्रोलियम है, फ्यूल है, साथ ही साथ जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं, ठीक है। तो इसीलिए ही हमारी आज के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम ओपनली जाके रशिया को क्रिटिसाइज़ कर लें, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। भले ही कुछ भी करे रशिया, मैं नहीं कह रहा वो गलत कर रहा है, बट अगर गलत करता भी है तब भी इंडिया कंप्लीटली रशिया के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, ना ही अभी होगा, ठीक है। बट मान के चलिए इंडिया के पास खुद से सारे सोर्सेज होते, खुद से एक्सेस होता। अमेरिका इतना इंडिपेंडेंट क्यों अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर? अमेरिका को पता है अगर ओपेक कंट्रीज़ को सप्लाई नहीं करेंगी फ्यूल को वगैरह, तो वो अपने यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बिगेस्ट मतलब कह सकते हो आप एक्सट्रैक्शन बन गया था, एक्सट्रैक्ट कर रहा था जो भी नेचुरल सोर्सेज थे, ऑयल का बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था वर्ल्ड में। तो उनके पास हैं सोर्सेज, इसीलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल भी हैं जियो पॉलिटिक्स में, ठीक। तो इन सब आप चीज़ों को ना इतना लीनियर वे मत देखा करो कि स्पेस है तो स्पेस में देख रहे हैं,
कि स्पेस ही क्यों, चंद्रयान है तो चंद्रयान को बस चंद्र तक सीमित कर रहे हो, चंद्रमा तक सीमित कर रहे हो बात को। आप इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा करो चीज़ों को, जिसमें पॉलिटी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, इकोनॉमी भी आएगी, और आपका टेक्नोलॉजी से लेकर इन्वायरमेंटल चीज़ें भी आएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स अभी इतने अर्थ पे हैं, उसको जो कि इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑल्टरनेट जो सस्टेनेबल जो बायोबल सोर्सेज हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो मिलें, और वो यहाँ से मिलेंगे, वो इन टेक्नोलॉजीज से मिलेंगे। ठीक है, कल इंडिया के साथ अब देखना 2013 में मंगलयान का जब मंगलयान सक्सेसफुल हुआ था, तो उसके बाद इसरो को इतने सारे अपने आप से जो कहते हैं ना एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए फॉरेन कंट्रीज से, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं। इंडिया ने अपने आप को दिखाया कि भाई हम कैपेबल हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए स्पेस में। ठीक, तो उसके बाद से काफ़ी सारी कंपनीज आई, अब इंडिया ने कुछ अलग ही करके दिखा दिया है। अब तो एकदम ये दिखा दिया इंडिया ने कि जो कोई नहीं कर सका वो हमने कर दिया। तो अब आप सोच के चलो कि अब कितना फ़ायदा मिलने वाला है, कितने एग्रीमेंट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं इंडिया को, जो कि फ्यूचर में कितना सारा रेवेन्यू लेके आएंगे। आप जोड़ो इस बात को आप ऐसे करके, विदेशी कंपनियां जब इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट देंगी, उन्हें पता है, तो इंडिया का उन्हें साबित कर दिया इंडिया ने कि हम तो कर सकते हैं स्पेस में, कुछ भी कर दिखा सकते हैं। अब देखो जब आपके पास रेवेन्यू आएगा, तो आपके पास रेवेन्यू आएगा फॉरेन एक्सचेंज में, आपके पास आएगा डॉलर, डॉलर आएगा या फिर यूरो आएगा या फिर रूबल आएगा, जो भी आएगा, बट वो आएगा आपके पास क्या, विदेशी करेंसी आएगी। जब विदेशी करेंसी आएगी तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा तो आपका रुपया स्ट्रांग होगा, क्योंकि डिमांड जब रुपया की बढ़ेगी, सप्लाई फॉरेन करेंसी की ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें आपका रुपया जो है ताकतवर होता हुआ दिखेगा आपको। तो फिर हम देखते हैं कि 80 से 75 पे भी आ सकता है, 70 पे भी आ सकता है। फिर उससे क्या होता है, वर्ल्ड वाइड दिखता है इंडिया का पैसा तो मजबूत हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब इंडियन मार्केट के अंदर रुपया की बहुत डिमांड है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडियन मार्केट। फिर हमारी जो रेटिंग्स होती हैं इकोनॉमी को लेके, उसमें हमें इजाफा देखने को मिलता है, और उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती हैं। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें अपने आप को साबित करने के लिए, अपने मल्टी डायमेंशनल कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए। इसको ऐसे मत लो कि यार कि स्पेस में हो गया तो गरीबी कैसे मिटेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी। सब कुछ होगा, स्पेस में एक्सप्लोर करने से गरीबी मिटती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बट वो ऐसा नहीं अगले साल हो जाएगी, आज से 60 साल बाद हो सकती है, 70 साल बाद हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर। ठीक है, तो ये मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का। ऐसा तो बहुत सारा, ऐसा कोई एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एस्पिरेंट, जैसे हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं, कुछ लोग सिंपली लीनियर फॉर्म में चीज़ों को देख लेते हैं, बट नहीं, हमको थोड़ा मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव डायमेंशंस को हमें कवर करना पड़ेगा किसी भी चीज़ पे अपना ओपिनियन डेवलप करने से पहले। चलिए, धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।